नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो आज हमारे पास है क्लास 11th का पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये 11th में भी है और 12th में भी है। तो 11th में हम केवल दो ग्रुप डिस्कस करेंगे, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। 12th वाला पी ब्लॉक जिसमें ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक है, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, इस चैप्टर के हम लोग कंसेप्ट, क्वेश्चन और एक्सेप्शन पर डिस्कस करेंगे। पी ब्लॉक में एक्सेप्शन काफी ज्यादा है, तो वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो हमेशा की तरह आपको सीक्वेंस मेंटेन ये करना है। वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, जो कि आपको केमिस्ट्री पेज .in वेबसाइट में मिल जाएंगे। उसके बाद डीपीपी सॉल्व करनी है, पीवाईक्यूज लगाने हैं और लास्ट में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी देनी है। तो बच्चों, डीपीपीज, पीवाईक्यू और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारे केमिस्ट्री पेज ऐप में अवेलेबल है। तो आप ऐप को डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तो जैसा मैंने कहा था कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 6 ग्रुप होते हैं, जिनका नंबर 13 से लेकर और 18 तक होता है। इसमें से 2 ग्रुप 11th में और 4 ग्रुप 12th में हम पढ़ते हैं। इनको पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है। लेकिन बच्चों, यहां पर एक एक्सेप्शन है, हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? s ऑर्बिटल। अगर हम पी ब्लॉक के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें सारे एलिमेंट की, तो ये मैंने पी ब्लॉक की टेबल आपके सामने रखी है। ग्रुप 13 से लेकर और ग्रुप 18 तक सारे के सारे एलिमेंट यहां पर अवेलेबल हैं। तो बच्चों, अगर मैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो जितने इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। मैक्सिमम मतलब उससे ऊपर नहीं हो सकता है। तो यहां जो है 3 इलेक्ट्रॉन है, तो +3, इसी तरह आगे +4, +5, +6, +7 और लास्ट कितना हो सकता है बच्चों? +8। इसके अलावा और भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हो सकती है, वो हम आगे ग्रुप वाइज डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं होता है। अब यहां पर 2-3 चीजें आपको समझनी है। एक समझना आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 14 ग्रुप की बात करूं तो 14 ग्रुप में टॉप एलिमेंट है कार्बन और सबसे बॉटम पर है लेड। उसके नीचे एक और एलिमेंट आता है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी हम बात नहीं करते, लेड तक हम देखते हैं। तो जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4 और लेड तक आते आते ये ऑक्सीडेशन स्टेट रह जाता है +2। तो बच्चों, किसी भी ग्रुप में ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 डिजिट कम ऑक्सीडेशन स्टेट बॉटम वाले एलिमेंट का पाया जाता है। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर? इसी तरह अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं तो सबसे टॉप वाले का +5 होगा और सबसे लोवेस्ट वाले का होगा +3, 2 कम हो जाता है। अब बात करते हैं कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी का मतलब यह होता है कि कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है। तो बच्चों, यहां पर जो है एक हमारे पास है सेकंड पीरियड। देखो टेबल में देखो, तो ये जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जो है सेकंड पीरियड के एलिमेंट है और इसके नीचे 3rd, 4th, 5th, 7th ये सारे पीरियड होंगे। तो बच्चों, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है वो बाकी पीरियड के एलिमेंट से कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, उनमें से कोवैलेंसी भी एक है। तो जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है इनके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है। तो d ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से इनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है 4, यानी ये 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकते हैं। हाँ, फ्लोरीन की बात करो तो उसका बिहेवियर अलग है, लेकिन और एलिमेंट की बात करें तो वो 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकते हैं। जबकि थर्ड पीरियड जैसे एल्यूमिनियम की बात करें तो वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कोवैलेंसी, है ना। तो देखो बच्चों, बोरोन के पास केवल 4 ही बॉन्ड है। बोरोन 4 फ्लोरीन को एक्वायर कर सकता है, जबकि एल्यूमिनियम 6 फ्लोरीन को एक्वायर कर सकता है।
अब आ जाओ टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। तो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग भी कोवैलेंसी से रिलेटेड है, डी ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट पर ही हम इसको समझेंगे। तो बच्चों हमारे पास जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है वो जो है पी पाई बॉन्डिंग बनाएंगे, और जो पी पाई बॉन्डिंग होती है उसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाते हैं। जैसे देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, है ना, CO डबल बॉन्ड। ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। और एक किस टाइप की बॉन्डिंग होती है बच्चों? पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। लेकिन जो अदर एलिमेंट है यानी दूसरे पीरियड के एलिमेंट है, जैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जैसे एल्यूमिनियम की मैं बात करूं तो बच्चों एल्यूमिनियम के पास जो है डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। फास्फोरस की बात करें वहां पर भी डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। तो वो जो है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग या डी पाई बॉन्डिंग बनाते हैं। और जो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है वो मोस्टली सिंगल बॉन्डिंग होती है। हाँ, कहीं पर ये डबल बॉन्ड भी पॉसिबल है, जैसे पी डबल बॉन्ड ओ, तो यहां पर डी और यहां पर पी, तो ये डी पाई और पी पाई। क्लियर? तो यही एक बेसिक डिफरेंस है कि कौन किस टाइप की बॉन्डिंग बनाता है। रीजन क्या है बच्चों कि डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है या नहीं है। अब इसी तरह का एक और कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितने और एटम को एक्वायर कर सकता है, वो कितने बॉन्ड बना सकता है, इसको हम कोवैलेंसी से भी समझते हैं। तो यहां पर हम एग्जांपल लेने वाले हैं नाइट्रेट आयन का और फॉस्फेट आयन का। तो बच्चों नाइट्रेट आयन में जो नाइट्रोजन है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, जो फॉस्फोरस है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो नाइट्रेट आयन की अगर मैं ज्योमेट्री देखूं तो ये इस तरह से बनता है, माइनस माइनस और प्लस। तो नाइट्रोजन में मैक्सिमम कितने बॉन्ड आ रहे हैं? 4 बॉन्ड आ रहे हैं। ठीक। और वहीं अगर मैं फॉस्फेट आयन की बात करूं तो फॉस्फेट आयन में आपको 5 बॉन्ड दिखेंगे इस तरह से। तो बच्चों यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है फॉस्फेट आयन का, उसमें 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे, जिसमें कि डी ऑर्बिटल का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। जबकि नाइट्रेट आयन में केवल 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पॉसिबल है, जहां पर पी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल यहां पर है ही नहीं। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी है। क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन लगाते हैं जो कि एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक बिहेवियर से रिलेटेड है। ये चीजें आपने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ी होंगी, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि किस टाइप के एलिमेंट किस टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं वो हमेशा एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। और जो सेमी मेटल होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन बच्चों इसमें कई सारे एक्सेप्शन भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक। अब देखो CO कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है, जबकि ये नॉन मेटल है। बोरॉन के ऑक्साइड और सिलिकॉन, बोरॉन, सिलिकॉन और कार्बन, ये तीनों एसिडिक ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम मेटल होते हुए जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। और लेड भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। और थैलियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, है ना। तो बच्चों लेड, जिंक और एल्यूमिनियम ये 3 एम्फोटेरिक होते हैं। CO2, SiO2, B2O3 एसिडिक होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, NO ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। और थैलियम के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इंडिविजुअल ग्रुप की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ग्रुप 13 एलिमेंट, जिसको हमने नाम दिया बोरॉन फैमिली। अब ये सारे एलिमेंट के नाम लिखे हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नियोनियम। ये इनका एटॉमिक नंबर है और ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात करूं तो बच्चों वो होता है NS2 NP1, यानी पहला इलेक्ट्रॉन P में चला गया। और जो N की वैल्यू है वो 2 से लेकर और 7 तक होती है। तो आपको P1 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 सब में देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इनके नेचर की बात करूं तो बोरॉन नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, पर कुछ हद तक ये केमिकल बिहेवियर शो करता है
बोरॉन और गैलियम के जैसे। तो बोरॉन नॉन मेटल, गैलियम, इंडियम, एल्युमिनियम, थैलियम ये सारे मेटल है ना। और नियोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अगर मैं अकरेंस की बात करूं तो केवल हम बोरॉन और एल्युमिनियम की बात करेंगे। तो बोरॉन जो है 3 कंपाउंड की फॉर्म में पाया जाता है। एक तो बोरिक एसिड है H3BO3, दूसरा है बोरेक्स Na2B4O7 10H2O, और तीसरा है कार्नाइट Na2B4O7 4H2। केवल वाटर मॉलिक्यूल का फर्क है बोरेक्स और कार्नाइट में। बोरॉन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है बोरॉन 10 और दूसरा होता है बोरॉन 11। यहाँ पर बोरॉन 11 की अबंडेंस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बोरॉन 10। ठीक। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम के 2 और होते हैं, एक होता है बॉक्साइड Al2O3 2SH2 और दूसरा होता है क्रायोलाइट Na3Al(F6) है ना। अच्छा, एल्यूमिनियम जो है तीसरा थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ऑफ अर्थ क्रस्ट। जो धरती की पपड़ी है उसमें ये तीसरे नंबर पर आता है। पहले पर आता है ऑक्सीजन इतना %, दूसरा सिलिकॉन होता है और तीसरा एल्यूमिनियम होता है। बाकी एलिमेंट इसके बाद आते हैं। अब एक टेबल है जहां पर सारी फिजिकल प्रॉपर्टी को शो किया गया है, एटॉमिक प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। तो ये सारे एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर मैंने आपको बता ही दिया है। एटॉमिक मास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है लास्ट में P1 होता जाएगा। एटॉमिक रेडियस की हम जहां तक बात करें तो जनरली बच्चों रेडियस ऊपर से नीचे बढ़ता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन है एल्यूमिनियम और गैलियम में, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो गैलियम कम होता है और एल्यूमिनियम ज्यादा होता है, जबकि रेडियस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो गैलियम ज्यादा होना चाहिए, एल्यूमिनियम कम होना चाहिए। इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। उसी तरह अगर मैं आयनिक रेडियस की बात करूं तो आयनिक रेडियस ऊपर से नीचे धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो जनरली ये बोला जाता है कि ऊपर से नीचे आईपी की वैल्यू कम होती है, लेकिन बच्चों कहीं पर ये कम है कहीं पर ये ज्यादा है। तो इस पर भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे कम होती है, लेकिन यहां पर भी कुछ एक्सेप्शन है। पहले कम हुई उसके बाद ज्यादा हो गई है ना। तो आईपी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और रेडियस, इनमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वो आपको देखना है। बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसका होता है बच्चों, गैलियम का। देखो 303 केल्विन। और सबसे ज्यादा किसका है, बोरॉन का। वहीं अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट बोरॉन का सबसे ज्यादा है। और अगर मैं गैलियम की तरफ आपको ले जाऊं तो गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। क्लियर। तो ये 2-3 एक्सेप्शन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो पहला है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस ये बोलती है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रहे हैं। तो गैलियम ज्यादा होना चाहिए था, एल्यूमिनियम कम होना चाहिए था, जबकि गैलियम का रेडियस एल्यूमिनियम से कम होता है। तो बच्चों इसके पीछे रीजन है पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ आते हैं तो डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है। डी ऑर्बिटल आकार में बड़े होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, जिस वजह से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है और इसको हम बोलते हैं पुअर शील्डिंग। तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो रेडियस कम हो जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों है ना कि गैलियम का रेडियस एल्यूमिनियम से कम होता है, जबकि ये नीचे। उसी तरह आईपी की वैल्यू की बात करते हैं तो आईपी की वैल्यू में भी सेम टू सेम ये रीजन है। कहीं पर शील्डिंग ओवरकम कर जाती है अट्रैक्शन फोर्स को और कहीं पर अट्रैक्शन फोर्स ओवरकम कर जाता है शील्डिंग को। तो देखो बोरॉन की आईपी सबसे ज्यादा होगी, ये फर्स्ट आईपी की बात कर रहा हूं मैं। और एल्यूमिनियम और गैलियम में गैलियम की ज्यादा होगी क्योंकि गैलियम पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। और बच्चों थैलियम की बोरॉन के बाद सबसे ज्यादा होती है और इंडियम की सबसे कम होती है। उसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो बोरॉन सबसे ज्यादा और सबसे कम एल्यूमिनियम, उसके बाद फिर बढ़ेगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, इस तरह से। ठीक। अब एक क्वेश्चन देखिए, आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन ये है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि बोरॉन सबसे ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो यहां पर तो बोरॉन ज्यादा है नहीं, यहां पर बोरॉन ज्यादा होगा। और गैलियम एल्यूमिनियम से ज्यादा होना चाहिए। तो गैलियम एल्यूमिनियम से ज्यादा हो रहा है और बोरॉन सबसे ज्यादा, और थैलियम बोरॉन के बाद, है ना। तो आंसर होगा डी।
अब आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टी पर। तो अगर मैं बोरॉन की बात करूं तो बोरॉन नॉन मेटल है, जैसा ऊपर डिस्कस किया था, और बोरॉन एक्सट्रीमली हार्ड होता है। और किस कलर का होता है बच्चों? ब्लैक कलर का होता है। अब ये जो हार्ड है, यानी हार्ड नेचर इसका, इट इज ड्यू टू द इट्स क्रिस्टलिन लैटिस। जैसे मेटल होते हैं ना, उसी तरह जो है बोरॉन भी हार्ड होता है, लेकिन बोरॉन नॉन मेटल है, लेकिन ये क्रिस्टलिन फॉर्म में एग्जिट करता है, इसीलिए ये काफी हार्ड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो बच्चों किस वजह से? इसके क्रिस्टलिन नेचर की वजह से। बोरॉन कई सारे एलोट्रॉप में भी एग्जिस्ट करता है ना। बाकी के एलिमेंट की बात करें तो वो सॉफ्ट मेटल है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। तो जैसे अगर मैं गैलियम की बात करूं तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 303 केल्विन है। तो समर में ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बहुत कम है ना, यानी 25-26 के आसपास होगा। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, 2676 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह से ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे मटेरियल बनाने के काम आता है जो हाई टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। और अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम। अब एक क्वेश्चन देखिए जो कि गैलियम से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग गैलियम? पहला, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही। दूसरा, एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग समर, ये भी ठीक है। और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिल्कुल। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एयर के साथ, वाटर के साथ या किसी और केमिकल के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है। तो पहले बात करते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो ग्रुप 13 है उसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है, पर ऐसा नहीं कि हर कोई एलिमेंट +3 में एग्जिस्ट करता है। अब देखिए बच्चों, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी, और लास्ट का जो एलिमेंट है थैलियम, वो +3 की बजाय केवल +1 में एग्जिस्ट करता है। ये आपको समझना है, इसी को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। तो बोरॉन हो गया +3, बाकी के एलिमेंट हो गए +3, लेकिन जो लास्ट वाला एलिमेंट है थैलियम वो क्या होगा? +1, 2 डिजिट कम हो गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब अगर मैं इसके रीजन की बात करूं, है ना, तो रीजन बच्चों यहां पर दिया है, देखो, है ना। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल वहां पर इन्वॉल्व होते हैं, डी और एफ ऑर्बिटल। और डी और एफ ऑर्बिटल क्या करते हैं बच्चों? पुअर शील्डिंग करते हैं। तो पुअर शील्डिंग होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो एस इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करेगा और पी इलेक्ट्रॉन को इतना अच्छी तरह से होल्ड नहीं कर पाएगा। तो केवल एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल रहेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। जबकि अगर मैं सबसे ऊपर वाले एलिमेंट बोरॉन की बात करूं तो वहां पर साइज छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से एस और पी दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस के थ्रू। तो वहां पर बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफी हाई होती है, तो इसीलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर जो है आयनिक फॉर्म में नहीं होगी बल्कि कोवलेंट फॉर्म में होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन आप पूरी तरह से नहीं निकाल सकते हैं। जबकि नीचे आने पर एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, तो वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा, यानी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रिवेलेंट होगी। उसी तरह एल्यूमिनियम की बात करें तो वहां पर भी +3 आयन पॉसिबल है। तो एल्यूमिनियम में डी ऑर्बिटल आने की वजह से पुअर शील्डिंग हो गई। पुअर शील्डिंग होने की वजह से वहां पर एस और पी इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं, तो आयनिक फॉर्म में आ सकता है, जबकि बोरॉन कभी भी आयनिक फॉर्म में नहीं आएगा, है ना। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, ऊपर से नीचे आने पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रिडोमिनेंट होता है। तो ऊपर वाला एलिमेंट +3, नीचे वाला एलिमेंट +1, है ना। अब अगर मैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो बच्चों ये ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करेगा, यानी +3 कन्वर्ट इंटू +1 ऑक्सीडेशन, दूसरे का ऑक्सीडेशन अपना रिडक्शन। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आयनिक होती है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली कोवलेंट नेचर की होती है।
दूसरा कंसेप्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन्स। तो हैलोजन के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, हैलाइड बनाएंगे। हैलाइड, तो बच्चों किस तरह के हैलाइड होते हैं इनके, ट्राई हैलाइड यानी ट्राईवैलेंट हैलाइड, क्योंकि जो बोरॉन होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो BX3 बन सकते हैं, BF3 BCl3, है ना, तो ट्राई हैलाइड बनाते हैं। अब अगर मैं इन ट्राई हैलाइड की बात करूं तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होगा, B इस तरह से, है ना बच्चों, Cl Cl और Cl। अब B सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है और 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड का मतलब ये sp2 होगा। इसका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो 120 होना चाहिए, यानी ये प्लेनर होगा। और 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो ये चाहेगा कि कोई इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे। तो ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, इनको हम बोलते हैं लीविस एसिड। तो जितने भी हैलाइड है 13 ग्रुप के, वो लीविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब कई बार इससे क्वेश्चन आता है कि जो लीविस एसिड कैरेक्टर है वो किस तरह से बढ़ता है। अगर सेंट्रल एटम अलग अलग होता है, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, तो लीविस एसिड कैरेक्टर ऊपर से नीचे डिक्रीज होता है। लेकिन अगर बोरॉन के हैलाइड है, फ्लोराइड भी है और आयोडाइड है, तो लीविस एसिड कैरेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ता है। तो यहां पर बोरॉन आयोडाइड ज्यादा लीविस एसिड कैरेक्टर शो करेगा एज कंपेयर टू बोरॉन फ्लोराइड। तो बच्चों इसका रीजन है बैक बॉन्डिंग। तो ये एनसीईआरटी में कंसेप्ट नहीं दे रखा है, फिर भी आपको थोड़ा सा समझना। तो यहां पर BCl3 जब NH3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो NH3 क्या है, लीविस बेस है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ये लीविस एसिड है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा। तो अब बोरॉन के पास कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए। तो अब बोरॉन जो है sp2 से किस में आ गया, sp3 में आ गया, sp3 में आ गया फ्रॉम sp2। तो इसका शेप भी चेंज होगा, ये प्लेनर से क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल। अब अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम के पास जो है d ऑर्बिटल है, तो एल्यूमिनियम जो है क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इस तरह से जो है डाइमर बनाता है ना। तो क्लोरीन, एल्यूमिनियम के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, इट फॉर्म टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब अगर हम इनके जो हैलाइड है उनका हाइड्रोलाइसिस करें, वाटर के साथ रिएक्शन करें, तो बोरॉन जो है 4 मॉलिक्यूल OH को ले सकता है, क्योंकि 4 ही बॉन्ड बना सकता है ना, और ये कहलाएगा टेट्राहेड्रल। जबकि एल्यूमिनियम 4 से ज्यादा मॉलिक्यूल वाटर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 6 मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो रीजन क्या है बच्चों, d ऑर्बिटल का होना और ना होना। यहां पर d ऑर्बिटल नहीं था, यहां पर d ऑर्बिटल था, तो इसका हाइब्रिडेशन होगा sp3d2 और इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3। क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन, सजेस्ट रीजन वाई BF बॉन्ड लेंथ इन BF3 130 पिकोमीटर जबकि BF4 माइनस में 143 पिकोमीटर है, ऐसा क्यों होता है। अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। देखो BF3 1 2 और 3, ये है F, ये है F, ये है F, और BF4 में BF4 है ना, ये F, ये F, ये F और ये F। ठीक। अब देखो बच्चों, BF3 में B के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और BF4 में B के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है BF4 में, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर। तो जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो प्योर सिंगल बॉन्ड होगा, तो ये सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी दे रही है, 143 पिकोमीटर। लेकिन BF3 में केस दूसरा है, जो बोरॉन है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और खुशकिस्मती है कि फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन बोरॉन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां पर कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जिस वजह से बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाएगी, है ना। इसी वजह से यहां पर बॉन्ड लेंथ कम होती है, यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। तो बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। अब आ जाओ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। एयर में 2 चीजें होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन।
मोस्टली हम ऑक्सीजन पर फोकस करेंगे। तो जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनाता है। अब इन ऑक्साइड का नेचर पूछा जाता है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था, एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है, न्यूट्रल। तो बच्चों बोरॉन के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, अब हाइड्रोक्साइड कब बनेंगे, जब ऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस होगा। तो बोरॉन के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ही एम्फोटेरिक होते हैं, और इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं। बस, तो पहला एसिडिक, बाद के दो एम्फोटेरिक, लास्ट में दोनों बेसिक। क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड अमंग द फॉलोइंग, कौन सा होगा बच्चों, गैलियम, है ना। उसके बाद है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड एल्कली। अब जो बोरॉन है और एल्यूमिनियम वो थोड़ा अलग बिहेवियर शो करते हैं। बोरॉन जनरली एसिड और एल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा भी लिया तो। लेकिन एल्यूमिनियम ऐसा करता है, एल्यूमिनियम एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। लेकिन एक खास बात एल्यूमिनियम के बारे में आपको याद रखनी है कि जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड फिल्म बन जाती है, यानी एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, और फर्दर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आया है। तो बच्चों एल्यूमिनियम एक एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, यानी एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा और बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। तो दोनों रिएक्शन मैंने यहां पर लिखी हुई है। एसिड के साथ रिएक्शन करके ये AlCl3 बनाता है, और बेस के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट, जहां पर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। क्लियर। अब एक क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड है। व्हेन X इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाइट PPT बनता है A, जो कि सॉल्युबल होता है एक्सेस NaOH में, और एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है B। फिर वही कंपाउंड यानी A कंपाउंड जो है HCl में भी सॉल्युबल होता है, यानी HCl के साथ रिएक्शन करके C बनाता है। यानी जो हमारे पास A कंपाउंड है वो NaOH के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और HCl के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। तो इसका मतलब ये एल्यूमिनियम पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा के पूरा सॉल्व करके बताता हूं। तो बच्चों जो हमारे पास X मेटल है, X इज ए एल्यूमिनियम, तो X जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमें मिलता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का PPT, और साथ में है सोडियम अलग निकल जाता है। अगर इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर 3 मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 Na+। तो इस तरह से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है। तो ये जो एल्यूमिनियम था ये था हमारा X, तो ये जो कंपाउंड बना PPT के फॉर्म में वो हो गया A। अब आगे बोल रहा है कि ये जो A बना है उसमें अगर और NaOH डालें तो वो B कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ऊपर वाली रिएक्शन देखो, ये वाली रिएक्शन मुझे लिखनी है ना। तो ये है AlOH का होल थ्राइस प्लस NaOH। तो साथ में बच्चों क्या बनता है, यहां पर मुझे एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो ये बनेगा AlOH का होल 4, और इस पे लगा दो माइनस, तो ये हो जाएगा सोडियम प्लस। ठीक, तो सोडियम का सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स जिसका हमने नाम दिया सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट, तो ये बच्चों सॉल्युबल होता है ना, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है, और इसको इन्होंने नाम दिया B, ये B बना। ठीक है, अब आगे देखिए, कंपाउंड A इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl। कंपाउंड A कौन सा था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो अगेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम करेंगे HCl के साथ, तो हमें मिल जाएगा AlCl3 प्लस 3H2O। तो ये 3 इधर लग दो। तो ये जो AlCl3 बना है ये HCl के साथ ट्रीटमेंट करके बना है, जिसको हमने नाम दिया C। अब जो A है वो अगर स्ट्रांगली हीट किया जाए तो D बनता है, तो A है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अरे सॉरी, इसको अगर हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो बच्चों हाइड्रोक्साइड हीट करके ऑक्साइड बनाते हैं, Al2O3 प्लस 2H2O। ठीक है, तो 2H2O नहीं, इसको करो 3H2O, है ना।
तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये कहाँ काम आता है? मेटल के एक्सट्रैक्शन में काम आता है ना। तो ये मेटल को रिड्यूस कर देता है। तो हमारा X हुआ एल्यूमिनियम, E हुआ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, B हुआ टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट, C हुआ एल्यूमिनियम क्लोराइड और D हुआ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब बात करते हैं एनोमैलस प्रॉपर्टी ऑफ बोरॉन। एनोमैलस का मतलब होता है स्ट्रेंज, डिफरेंट। तो बोरॉन बाकी एलिमेंट से किस तरह से डिफरेंट है? अब देखो, तो बच्चों जो बोरॉन के कंपाउंड है ना, जैसे बोरॉन के हैलाइड्स हैं, तो वो मोस्टली कोवलेंट नेचर के होते हैं, जबकि एल्यूमिनियम के जो हैलाइड है वो कोवलेंट भी है और आयनिक भी है। दूसरा, बोरॉन के मैक्सिमम बॉन्ड कितने हो सकते हैं? 4। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आ सकता है, जबकि और एलिमेंट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आ सकते हैं, क्योंकि बोरॉन के पास d ऑर्बिटल नहीं है। तीसरा, बोरॉन के जो ट्राई हैलाइड है वो मोनोमर की फॉर्म में होते हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो लीविस एसिड कहलाते हैं। जबकि एल्यूमिनियम के हाइलाइड डाइमर की फॉर्म में होते हैं, Al2Cl6 है ना, आपने देखा हो, देखो नीचे लिखा है कि ये Al2Cl6 बनाता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है और टेट्राहेड्रल है। जो बोरॉन के ट्राइफ्लोराइड है वो जो है लीविस बेस के साथ इजीली रिएक्शन कर सकते हैं और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। और जैसा हमने डिस्कस किया था कि बोरॉन की कोवैलेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 4, क्योंकि d ऑर्बिटल नहीं है, जबकि अदर एलिमेंट है उनकी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है। तो बच्चों ये कुछ 4-5 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अब एक क्वेश्चन देखो, द exhibition of highest coordination number depends on the availability of vacant orbital in the central atom. Which of the following element is not likely to act as a central atom MF6 3-? Not. तो M के साथ कितने एटम जुड़े हैं? 6 एटम जुड़े हैं। इसका मतलब M की जो कोवैलेंसी है वो 6 है, और 6 कोवैलेंसी किसकी नहीं हो सकती है? बोरॉन की कभी नहीं हो सकती है। तो आंसर हो गया। अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड। तो बात करते हैं कंपाउंड ऑफ बोरॉन। तो सबसे पहला कंपाउंड है बोरेक्स। इसका फॉर्मूला है Na2B4O7, 10 वाटर के मॉलिक्यूल। ये एक तरह का वाई क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, और बोरेक्स जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बच्चों बेसिक सॉल्यूशन बनाता है, किसकी वजह से? सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, और बोरिक एसिड भी देता है। अब जो बोरेक्स है ना वो टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट में एग्जिस्ट करता है। कई बार इसके स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन आया है। तो यहां पर आपको 10 वाटर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, लेकिन बच्चों ये 10 वाटर मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट अलग तरह से देखो। 4 बोरॉन, 1 2 3 4, 5 ऑक्साइड बॉन्ड, ये 5 ऑक्सीजन, और हर बोरॉन पर जो है एक OH लगा हुआ है। तो 4 बोरॉन हो गए, B4 हो गया, O5 हो गए और OH4 हो गए। अब देखो 2 बोरॉन पर माइनस चार्ज है क्योंकि 4 बॉन्ड है, और 2 बोरॉन पर 3 ही बॉन्ड है तो कोई चार्ज नहीं है, तो 2 माइनस आ गए। तो कितने मॉलिक्यूल वाटर के बच गए? 8 मॉलिक्यूल, तो 8s2। तो इस तरह बच्चों इसको आपको लिखना है। जब हम बोरेक्स को हीट करते हैं तो धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करता जाता है, और लास्ट में इस बचता है सोडियम मेटाबोरेट। तो ये जो सोडियम मेटाबोरेट है इसका जो अपीयरेंस होता है वो ग्लासी ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस, ग्लास लाइक कंपाउंड बनाता है। और ये जो ग्लास लाइक मटेरियल है इसको हम बोलते हैं बोरेक्स बीड। तो ये जो बोरेक्स बीड है ये कई सारे एलिमेंट के डिटेक्शन में काम आता है, क्योंकि ये उन पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ एक कलर प्रोड्यूस करता है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, एलिमेंट कौन से होने चाहिए? ट्रांजिशन मेटल, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ ये कलर प्रोड्यूस करेगा। जैसे कोबाल्ट के साथ ये ब्लू कलर की बीड देता है, जिसका फॉर्मूला ये रहा। और जैसे अगर Mn की बात करें तो Mn के साथ पिंक कलर देता है, निकल की बात करें निकल के साथ जो है ब्राउन कलर देता है। तो अलग अलग एलिमेंट के साथ अलग अलग कलर देता है, लेकिन वो एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होना ही चाहिए। दूसरा कंपाउंड है बोरिक एसिड। फॉर्मूला है H3BO3, ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थोबोरिक एसिड। ये भी एक तरह का क्रिस्टलिन सॉलिड है, सोपी टच, बिल्कुल साबुन के जैसे चिकना होता है, और कोल्ड वाटर में कम सॉल्युबल है लेकिन हॉट वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होता है। बनाया कैसे जाता है?
जब हम बोरेक्स को HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो बोरिक एसिड हमें मिलता है। तो बोरिक एसिड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं BOH का होल थ्राइस, है ना। और जितने भी हमारे पास बोरॉन के हैलाइड्स हैं, है ना, उनका अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर दे तो भी हमें बोरिक एसिड मिल जाता है। किस तरह से स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है? तो बच्चों इस तरह होता है, देखो एक बोरिक एसिड दूसरे बोरिक एसिड से, देखो ये रहा हमारे पास एक बोरिक एसिड H3BO3, तो एक बोरिक एसिड दूसरे बोरिक एसिड से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। देखो बीच में जो है H.O है, तो बोरिक एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं और ये जो है प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि बोरॉन में 120 डिग्री का एंगल है। क्लियर? तो प्लेनर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। दो चीज इंपॉर्टेंट और पढ़नी है। बोरिक एसिड इज ए वीक मोनोबेसिक। मोनोबेसिक का मतलब ये होता है बच्चों कि कितने H दे सकता है। मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। तो हमें लगता है कि बोरिक एसिड के पास 3 OH है तो ये ट्राइबेसिक होगा, ऐसा नहीं है। इट इज वीक मोनोबेसिक एसिड। अब जो बोरिक एसिड है इसके नाम के पीछे एसिड जुड़ा है तो आपको लगता होगा कि ये H+ आयन देता होगा, लेकिन बच्चों ये प्रोटॉन को एलिमिनेट नहीं करता है। प्रोटोनिक एसिड नहीं है, इट इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड बट एक्ट एज ए लीविस एसिड। लीविस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो जब हम बोरिक एसिड को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो यहां से OH के इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ जाते हैं और इस तरह का टेट्रा हाइड्रोक्सी बोरोन इस तरह का कंपाउंड बना लेता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये प्रोटॉन नहीं देता है बल्कि एक तरह का लीविस एसिड है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अगर हम बोरिक एसिड को हीट करें तो वाटर मॉलिक्यूल निकलते जाएंगे, लास्ट में हमें बोरॉन एनहाइड्राइड या बोरॉन ऑक्साइड मिलता है। तो पहले मेटाबोरेट बनेगा, उसके बाद बोरॉन ऑक्साइड बनेगा। अब क्वेश्चन देखें, बोरिक एसिड हीटिंग अप टू 373 केल्विन। अच्छा देखिए, अगर हीट करें हम 370 केल्विन पर तो मेटाबोरेट बनता है, लेकिन उसके ऊपर हीट करें तो बोरॉन ऑक्साइड बनता है। 373 दे रखा है तो आंसर हो गया बोरॉन एनहाइड्राइड या बोरॉन ऑक्साइड, दोनों एक ही चीज है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट बोरॉन का कंपाउंड है डाइबोरेन। डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है B2S6 और डाइबोरेन इज ऑल्सो कॉल्ड बोरॉन हाइड्राइड। किस तरह से बनाएंगे? तो बोरॉन के ट्राइफ्लोराइड से और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड से इसको बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले नॉर्मल मेथड की बात करते हैं। जब हम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं तो बोरॉन के हाइड्राइड हमें मिलते हैं B2S6। लेबोरेटरी मेथड की बात करें तो सोडियम बोरॉन हाइड्राइड I2 के साथ रिएक्शन करता है तो हमें अगेन B2S6 मिलता है। और अगर मैं लार्ज स्केल की बात करूं तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को सोडियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करने से B2S6 हमें मिलता है। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है, लेबोरेटरी मेथड में किस केमिकल से बनता है और लार्ज स्केल में किस केमिकल से बनता है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो डाइबोरेन एक टॉक्सिक कलरलेस गैस है। टॉक्सिक कलरलेस गैस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 180 केल्विन होता है और डाइबोरेन फायर को इजीली कैच कर सकता है व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। अब अगर हम डाइबोरेन का ऑक्सीडेशन करें तो बच्चों डाइबोरेन ऑक्सीडाइज होकर बोरॉन ऑक्साइड बनाता है और इसी तरह अगर डाइबोरेन का हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो ये बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन से ऑक्साइड बनते हैं और हाइड्रोलाइसिस से बोरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। अगर डाइबोरेन को हम ऐसे कंपाउंड जिनमें लोन पेयर होता है इनके साथ ट्रीट करें तो बच्चों डाइबोरेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से यहां से लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और इस तरह का एक एडक्ट बना लेगा। ठीक, तो NMe3 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो दोनों एक दूसरे के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो कार्बन के पास लोन पेयर होने की वजह से ये इसको लोन पेयर डोनेट करेगा। तो बच्चों यहां पर लीविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है और बोरॉन हाइड्राइड लीविस एसिड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। हमेशा याद रखिए जो B2S6 है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। अब आगे बात करते हैं, अगर डाइबोरेन अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है।
तो बच्चों जब डाइबोरेन की अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है तो पहले इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है और उसके बाद अगर हम यहाँ पर हीट करें तो एक इस तरह का कंपाउंड बनता है जिसको हमने नाम दिया इनऑर्गेनिक बेंजीन। अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ये भी कुछ इस तरह का है B3N3H6। तो यहां पर जो कार्बन है उसको बोरॉन और नाइट्रोजन ने रिप्लेस कर दिया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन से मिलता जुलता है। यहां पर देखिए कार्बन को रिप्लेस कर दिया है बोरॉन और नाइट्रोजन ने, और बोरॉन नाइट्रोजन अल्टरनेट पोजीशन पर लग जाएंगे और हर बोरॉन और नाइट्रोजन पर आपको हाइड्रोजन लगा हुआ दिखेगा इस तरह से। अब यहां पर देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन से बोरॉन की तरफ आएगा। तो बच्चों यहां पर बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में आपको डबल बॉन्ड लगता हुआ दिखेगा। ठीक, तो लगभग बेंजीन के जैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है, बस फर्क यह है कि बेंजीन में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डिंग होता है जबकि बोराजीन में ऐसा नहीं होता। तो इसके दो नाम है, या तो आप इनऑर्गेनिक बेंजीन बोल लो या तो आप बोराजीन बोल लो। क्लियर हो गया? तो कब बनेगा? जब डाइबोरेन अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा। अब एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम सॉल्व करते हैं। द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बोराजोल, अच्छा इसका नाम बोराजोल भी है ना, बोराजोल, बोराजीन या इनऑर्गेनिक बेंजीन, कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड होंगे? तो जितने बेंजीन में सिग्मा और पाई होते हैं उतने ही हैं, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 12 सिग्मा एंड 3 पाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर कई बार क्वेश्चन आया है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। तो बच्चों पहले इस स्ट्रक्चर को आप देखो, है ना, डाइबोरेन में 2 बोरॉन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो यहां पर एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा जो बोरॉन के साथ है, और एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन है। ये 4 हाइड्रोजन एक ही प्लेन में होते हैं। तो इन 4 हाइड्रोजन को हमने नाम दिया टर्मिनल हाइड्रोजन। क्या नाम दिया? टर्मिनल हाइड्रोजन। और 2 हाइड्रोजन 2 बोरॉन के बीच होते हैं, तो बच्चों इन हाइड्रोजन को हमने नाम दिया ब्रिज हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन टर्मिनल हाइड्रोजन होंगे और 2 हाइड्रोजन ब्रिज हाइड्रोजन होंगे। जो टर्मिनल हाइड्रोजन है उनका प्लेन एक होगा और जो ब्रिज हाइड्रोजन है उनका प्लेन अलग होगा। यहां पर जो ब्रिज हाइड्रोजन है वो एक दूसरे से 97 डिग्री एंगल पर रहते हैं, ठीक है। और यहां पर बॉन्ड लेंथ भी दे रखी है बोरॉन और हाइड्रोजन की। टर्मिनल की बॉन्ड लेंथ 119 पिकोमीटर है और ब्रिज हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर है। यहां पर जो ब्रिज हाइड्रोजन है वो एक खास तरह की बॉन्डिंग बनाते हैं जिसको हमने नाम दिया बनाना बॉन्ड्स। कौन सा बच्चों? बनाना बॉन्ड। इस तरह ये शो किया जाता है। तो ये 4 टर्मिनल हाइड्रोजन और ये 2 ब्रिज हाइड्रोजन जो कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? बनाना बॉन्ड। अब यहां पर आ जाइए ऑर्बिटल पिक्चर में। तो ये बोरॉन है, बोरॉन के पास 4 ऑर्बिटल है, हर बोरॉन के पास 4 ऑर्बिटल है, ठीक है। अब जो बोरॉन के 2 ऑर्बिटल है वो 2 टर्मिनल हाइड्रोजन को लेंगे और इधर भी 2 टर्मिनल हाइड्रोजन को लेंगे। अब यहां पर बच्चों ये खास तरह की बॉन्डिंग होती है। देखो यहां पर टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 3, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो केवल 2 ही होंगे क्योंकि बोरॉन के एक ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो 3 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 3 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे 3 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी 3 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो किनारे वाले हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं यहां पर जो है 2 ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इसको बोलेंगे। तो समझ में बात आ गई। तो बोरॉन के पास टोटल 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। 6 में से 4 हाइड्रोजन टर्मिनल है जिनको हमने ऑर्बिटल के हिसाब से क्या नाम दिया? 2 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 2 ब्रिज हाइड्रोजन है जिनको हमने ऑर्बिटल पिक्चर के हिसाब से क्या नाम दिया? 3 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्योंकि वहां पर 3 ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन केवल 2 ही हैं, ठीक। अब देखो जो डाइबोरेन है उसमें बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और साथ में ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। दूसरा कंडीशन क्या है? 4 टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं और 2 ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं। ये 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एक ही प्लेन में होते हैं और ब्रिज हाइड्रोजन अलग प्लेन में होते हैं।
यहां पर देखिए जो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है उनको हमने नाम दिया 2 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जबकि जो 2 ब्रिज हाइड्रोजन है उनको हमने नाम दिया 3 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यानी 2C2E एंड 3C2E। अब एक क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन कंटेन 4 2 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और 2 3 सेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो आंसर हो गया डी। अब देखो बच्चों, जो हमारे पास बोरॉन के हाइड्राइड है वो एक खास तरह के कंपाउंड बनाते हैं जो बाद में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो उन कंपाउंड को हमने नाम दिया हाइड्रोबोरेट्स। तो हाइड्रोबोरेट्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो है BH4 1 नेगेटिव आयन, और इसको हमने एक और नाम से जान सकते हैं टेट्राहाइड्रोबोरेट्स। क्लियर? तो जब ये बच्चों टेट्राहाइड्रोबोरेट्स मेटल के साथ जैसे लिथियम और सोडियम के साथ कंबाइंड होता है तो इनके कंपाउंड बनते हैं जैसे लिथियम टेट्राहाइड्रोबोरेट्स या सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट्स। क्लियर? और इनके स्ट्रक्चर होंगे ये लिथियम बोरोहाइड्राइड भी और सोडियम बोरोहाइड्राइड भी इनको बोल सकते हैं। तो बच्चों आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये जो कंपाउंड है वो हाइड्रोजन को देते हैं, दे आर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? तो याद रखना जो बोरॉन हाइड्राइड है उसका फॉर्मूला होता है BH4 1 माइनस, और अगर मेटल के साथ मिल जाएं तो मेटल हाइड्रोबोरेट्स कहलाते हैं और दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? अब बात करते हैं लास्ट में यूज ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम एंड देयर कंपाउंड्स। पहले बात करते हैं बोरॉन की। तो जो बोरॉन के फाइबर्स हैं ये काफी टफ होते हैं, तो इनका यूज बुलेट प्रूफ वेस्ट और लाइट कंपोजिट मटेरियल बनाने के काम आता है जो कि एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं। टफ है और लाइट है इसलिए इनका यूज यहां पर किया जाता है। बोरॉन का एक आइसोटोप्स होता है बोरॉन 10, जिसकी प्रॉपर्टी होती है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना। इसीलिए बच्चों इसका यूज किया जाता है न्यूक्लियर इंडस्ट्री में एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड एंड कंट्रोलिंग रॉड्स। एक कंपाउंड है बोरेक्स एंड बोरिक एसिड। बोरेक्स एंड बोरिक एसिड, तो बोरेक्स एंड बोरिक एसिड का यूज किया जाता है ऐसे ग्लास बनाने में जो काफी हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकते हैं। जैसा आपने लेबोरेटरी में देखा होगा बोरोसिलिकेट के ग्लासवेयर पाए जाते हैं जिनको हमने नाम दिया पायरेक्स ग्लास। तो इस तरह के ग्लास बनाने में भी काम आता है। दे आर ऑल्सो यूज टू मेक ग्लास वूल एंड फाइबर ग्लास। जो बोरेक्स है उसका यूज किया जाता है फ्लक्स बनाने में जो सोल्डरिंग मटेरियल में काम आता है, और ऐसी सरफेस जो हीट, स्क्रैच और स्टेन फ्री होती है। जैसे आपने चीनी मिट्टी के बर्तन देखे होंगे, ना तो इस पे स्टेन लगता है ना तो इस पर स्क्रैच लगता है, और काफी हीट को ये रेजिस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कोटिंग ऐसे बर्तन बनाने में इनका यूज किया जाता है। अगर मैं बोरिक एसिड की बात करूं तो जो बोरिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन है वो माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। अब एल्यूमिनियम की बात करते हैं। तो बच्चों एल्यूमिनियम की जो टेंसिल स्ट्रेंथ है, यानी इसको खींचने से जो वायर बनती है वो काफी बड़ी बन सकती है, हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। दूसरी चीज इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, इसलिए एल्यूमिनियम का यूज वायर बनाने में किया जाता है। और अगर कॉपर से इसकी तुलना करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के मामले में ये कॉपर से डबल होता है, इसीलिए इसका यूज वायर बनाने में किया जाता है। बाकी एल्यूमिनियम के बहुत सारे यूज है। एल्यूमिनियम के जो एलॉयज है उनका यूज पाइप, ट्यूब्स, रॉड्स, वायर, प्लेट्स, एल्यूमिनियम फॉयल जहां पर हम लोग पैकिंग मटेरियल में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटेंसिल बनाने में काम आता है, कंस्ट्रक्शन में, एरोप्लेन में, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम का काफी यूज होता है। अब एक और जो ड्रॉबैक है वो एल्यूमिनियम के साथ है। जो एल्यूमिनियम है वो काफी टॉक्सिक होता है, इसीलिए इसके डोमेस्टिक पर्पस को थोड़ा सा कम किया गया, यानी इसका यूज डोमेस्टिक कम करके इंडस्ट्रियली ज्यादा किया जाता है। आप कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, यहां पर कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो पहला हमारे पास है BF3+LiH। तो यहां पर जो है अभी आपने देखा होगा कि जब लिथियम हाइड्राइड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो बच्चों हमें मिलता है B2H6, और साथ में जो है लिथियम के साथ क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, तो लिथियम फ्लोराइड।
इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर डाइबोरेन का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो बच्चों डाइबोरेन का हाइड्रोलाइसिस होने से ये बनाता है बोरिक एसिड H3BO3 और साथ में हमें देगा H2। सोडियम हाइड्राइड जब डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्राइड जब डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर बनता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 भी ले सकते हैं या Na+BH4- भी लिख सकते हैं। बोरिक एसिड को हीट किया जाता है तो बोरिक एसिड को हीट किया जाता है तो पहले बनता है मेटाबोरेट HbO2। अगर इसको हम फर्दर हीट करते हैं तो यहाँ पर आपको बोरॉन ऑक्साइड देखने को मिलता है। ये रिएक्शन पहले भी हुई है। एल्यूमिनियम प्लस NaOH, तो बच्चों एल्यूमिनियम जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर बनता है टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट यानी AlOH का 4 और साथ में आता है Na, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट इसका नाम है। और जब डाइबोरेन NH3 के साथ रिएक्शन करता है तो हमें मिलता है इनऑर्गेनिक बेंजीन यानी B3N3H6, ये कंपाउंड देखने को मिलता है। तो पहले एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद जब आप उस कॉम्प्लेक्स को हीट करोगे तो हमें B3N3H6 देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। दूसरा, व्हाट हैपेंस व्हेन बोरेक्स इज हीटेड स्ट्रांगली, तो बच्चों बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 और इसके साथ कितने H2O जुड़े होते हैं, 10 H2O। तो सबसे पहले अगर इसको हीट करेंगे तो इसके वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, तो ये बन जाएगा Na2B4O7। ठीक है, अब इसको जब हम हीट करते हैं तो ये बना देगा सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 एंड बोरॉन ऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन हमने पहले भी B2O3, ठीक है, जिसका यूज हम ट्रांजिशन मेटल के डिटेक्शन में करते हैं। बोरिक एसिड इज एडेड टू वाटर, तो बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3। बोरिक एसिड एक वीक मोनोबेसिक एसिड है, तो ये क्या करेगा, प्रोटोनिक एसिड नहीं होता है ना, तो ये वाटर से OH लेगा और इस तरह का एक कंपाउंड बना लेगा BOH का 4-। उसके बाद है एल्यूमिनियम इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट NaOH, तो बच्चों ये वाला सेम रिएक्शन आपको लिखनी है। जब एल्यूमिनियम NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट का कॉम्प्लेक्स बनता है। और लास्ट है BF3 इज ट्रीटेड विद अमोनिया, ये हमारे पास है BF3 जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और NH3 जो कि इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा BF3 सिंगल बॉन्ड NH3, तो NH3 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, BF3 की तरफ जाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास पूरा हो गया बोरॉन फैमिली यानी 13 ग्रुप। अब आगे डिस्कस करते हैं 14 ग्रुप एलिमेंट यानी कार्बन फैमिली। तो एलिमेंट के नाम है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड एंड फ्लोरीबियम, ये इनका एटॉमिक नंबर है। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा NS2Np2 और N की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2 से लेकर और 4 तक, यानी लास्ट में P2 आपको आता हुआ दिखेगा। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो कार्बन और सिलिकॉन दोनों नॉन मेटल हैं, जर्मेनियम मेटलॉइड्स हैं यानी सेमी मेटल है, टिन और लेड दोनों ही मेटल है, लेकिन कैसे मेटल है, सॉफ्ट मेटल है जिनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। रही बात फ्लोरीबियम की, तो ये एक तरह का सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अब इनके अकरेंस की बात करते हैं। तो बच्चों कार्बन की बात की जाए तो कार्बन तो 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। पहला कौन सा है, ऑक्सीजन, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है एल्यूमिनियम, इसी तरह कार्बन का नंबर आता है 17। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो ये कंबाइंड फॉर्म या फ्री स्टेट दोनों में मिलता है। तो अगर एलिमेंटल स्टेट की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है कोल में, ग्रेफाइट में और डायमंड में। कंबाइंड स्टेट की बात करें तो ये कार्बोनेट्स की फॉर्म में, हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, जिनमें बच्चों कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है जिसका यूज होता है रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन डेटिंग में। किसी फॉसिल की जो एज पता करनी होती है वो इसी मेथड से की जाती है और इसकी हाफ लाइफ होती है 5770 ईयर।
वहीं सिलिकॉन की बात की जाए तो सिलिकॉन सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, और ये दो फॉर्म में मिलता है, सिलिका एंड सिलिकेट्स। इस पर आगे डिस्कस करेंगे। और जो सिलिकॉन है वो किन चीजों को बनाता है? वो बनाता है सिरेमिक्स को, वो बनाता है ग्लास को, वो बनाता है सीमेंट को। सीमेंट, ग्लास और सिरेमिक सिलिका के बने होते हैं, यानी सिलिकॉन के बने होते हैं। वहीं टिन की बात की जाए तो टिन का एक इंपॉर्टेंट ओर है कैसेटराइट, जिसका फॉर्मूला है SnO2, और लेड का ओर है गैलेना, जिसका फॉर्मूला है PbS। प्लेरोबियम सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है। और अगर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने में। सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर किसके बने होते हैं बच्चों? जर्मेनियम और सिलिकॉन के, लेकिन इनकी अल्ट्रा प्योर फॉर्म यूज की जाती है। अब एक टेबल के माध्यम से हम देखेंगे कि एटॉमिक प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या हो सकती है। तो एटॉमिक नंबर आपको मालूम होने चाहिए। इस तरह से एटॉमिक मास ऊपर से नीचे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में P2 लास्ट में आएगा। कोवलेंट रेडियस ऊपर से नीचे बढ़ती है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। आयनिक रेडियस भी इसी क्रम में ऊपर से नीचे बढ़ती जाएगी। रही बात आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो जनरली आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम कम होती है, लेकिन यहां पर देखो एक एक्सेप्शन है कि टिन की सबसे कम है और लेड की सबसे ज्यादा है ना। बाकी ऊपर से नीचे ये कम होती रहेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऊपर से नीचे कम होती है, लेकिन इस केस में देखो कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट होती है, बस लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, इस बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP2, और N होता है 2 से लेकर और 7 तक, है ना। कोवलेंट रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जो है डिक्रीज डाउन द ग्रुप, लेकिन टिन की सबसे कम होती है और लेड की टिन से ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे कम होती है, कार्बन की सबसे ज्यादा है, बाकी की लगभग कांस्टेंट रहती है। लेड की बाकी से ज्यादा होती है, लेकिन कार्बन से कम होती है। अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। तो 14 ग्रुप की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है +4 एंड +2। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा प्रिवलेंट होती जाएगी। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो सबसे नीचे कौन है? लेड है, तो लेड +2 में ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, और सबसे ऊपर कौन है? कार्बन, वो +4 में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अब अगर मैं कार्बन की बात की जाए तो कार्बन केवल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कार्बनी यानी C4-। तो नेगेटिव केवल यही करता है, बाकी सारे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +2 या तो +4 में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। और कार्बन और सिलिकॉन की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, मोस्टली +4। जर्मेनियम की बात की जाए तो जर्मेनियम मोस्टली +4 में करता है, कुछ कंपाउंड +2 में भी एग्जिस्ट करते हैं। टिन की बात की जाए SN टिन, तो +2 एज वेल एज +4, और लेड की बात की जाए तो लेड भी +2 एंड +4। अब एक खास बात है बच्चों, टिन की जो मोस्ट कॉमन स्टेट है ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 और लेड की है +2। तो टिन जो है अगर मैं +2 की बात करूं तो ये +4 में जाना पसंद करेगा, यानी ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। और अगर मैं लेड की बात करूं तो लेड जो है +4 से +2 में जाना पसंद करेगा। यानी तो टिन की जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी, और लेड की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी। अब अगर मैं इनके मॉलिक्यूल की बात करूं तो बच्चों कार्बन 4 बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, यानी दे आर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, न तो ज्यादा न तो कम, ऑक्टेट कंप्लीट है। इसीलिए इनको न तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है न तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक। अब अगर मैं इनके हाइड्रोलाइसिस की बात करूं, इनके हैलाइड के हाइड्रोलाइसिस की बात करूं, तो वहां पर जो हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन है, ये जो है ऑक्टाहेड्रल टाइप के कंपाउंड बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल है और ये अपने ऑक्टेट को 4 से ज्यादा रख सकते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड बनेंगे बच्चों SiF6, GeCl6, SnOH6। ठीक है। और इनका जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp3d2 होगा।
लेकिन हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। कार्बन मैक्सिमम कितनी कोवेलेंसी शो करेगा? 4, और इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल की कमी है। बाकी के हैलाइड इजिली हाइड्रोलाइज हो सकते हैं क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल है। देखो CCl4 कैन नॉट हाइड्रोलाइज बिकॉज डू नॉट हैव डी ऑर्बिटल। SiCl4 कैन बी हाइड्रोलाइज बिकॉज हैव डी ऑर्बिटल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिए। The main reason that SiCl4 easily hydrolyze as compared to CCl4 because silicon can extend its coordination number beyond 4 due to having d orbital। ठीक है बच्चों, अब दो तरह के और कंपाउंड है, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे। दो तरह के ऑक्साइड होते हैं, डाई ऑक्साइड एंड मोनो ऑक्साइड, है ना। तो बच्चों यहां पर जो कार्बन के और सिलिकॉन के डाई ऑक्साइड है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो इनके डाई ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं और जर्मेनियम का मोनो ऑक्साइड भी एसिडिक नेचर का होता है। कार्बन का जो मोनो ऑक्साइड है वो न्यूट्रल होता है, मैंने आपको बताया था। और टिन और लेड के डाई ऑक्साइड और मोनो ऑक्साइड दोनों ही एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। बस टिन और लेड एम्फोटेरिक, सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम एसिडिक और CO न्यूट्रल। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जनरली वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। जो टिन है वो थोड़ा बहुत वाटर के साथ रिएक्शन करता है, वो भी जब वाटर का टेम्परेचर ज्यादा हो, यानी स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। लेड जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव फिल्म बना लेता है लेड ऑक्साइड की। क्लियर? तो टिन वाटर के साथ रिएक्शन करके SnO2 बनाएगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। तो जब कोई 14 ग्रुप का एलिमेंट हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाता है हैलाइड्स। दो टाइप के हैलाइड बनेंगे, एक MX2 टाइप का और एक MX4 टाइप का। अब देखो जो 14 ग्रुप के एलिमेंट है वो दो टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 एंड +4। ठीक है, अब बच्चों जो कार्बन है ना वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, वो केवल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो केवल इसके MX4 टाइप के हैलाइड ही होंगे। क्लियर? अब जितने भी हैलाइड हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अब वो सारे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेंगे। कार्बन के अलावा बाकी के एलिमेंट डायरेक्ट हैलोजन के साथ रिएक्शन करके हैलाइड बना सकते हैं, लेकिन कार्बन के साथ ऐसा नहीं होता है। अब जो हैलाइड है उनमें से जो MX4 टाइप के हैलाइड है सारे कोवेलेंट नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? कोवेलेंट नेचर के होते हैं, लेकिन दो एक्सेप्शन है, SnF4 और PbF4 आयनिक नेचर के होते हैं। इस पर कई बार क्वेश्चन आया है और इसको आपको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना है। सारे हैलाइड किस टाइप के? कोवेलेंट टाइप के, लेकिन ये दोनों टेट्रा हैलाइड आयनिक नेचर के होते हैं। अब हैलाइड में भी जो PbI4 है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे PbF4 तो एग्जिस्ट करता है, PbF4 एग्जिस्ट करता है, लेकिन बच्चों PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका रीजन क्या है कि जब PbI4 बनता है तो शुरू में PbI बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और PbI बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है या ये इतनी एनर्जी रिलीज नहीं कर सकता है कि 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बन सके। और 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन कब बनेंगे? जब 6s2 के इलेक्ट्रॉन 6p में एंटर होंगे। देखो यहां पर है 6s2 एंड 6p2, है ना। अब यहां पर p में px में 1 होगा, py में 1 होगा, यानी कुल मिलाकर हमारे पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये s का इलेक्ट्रॉन जब एक यहां जाएगा तो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसको यहां जाने के लिए एनर्जी चाहिए जो कि PbI बॉन्ड के पास नहीं है, इसीलिए PbI4 की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। अब अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड की बात करें तो वो डिक्रीज डाउन द ग्रुप होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी PbCl2 ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू PbCl4। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे डाई हैलाइड की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि +2
ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा प्रिडोमिनेट होता जाएगा। ठीक, अब इसी से आगे देखो कि जो GeX4 है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू GeX2। इसी तरह PbX2 ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू PbX4, जैसे मैंने ऊपर लिखा है। ठीक, एक्सेप्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हाइड्रोलाइसिस इजिली हो जाता है और इस तरह के 4 OH ग्रुप लग जाते हैं 4 Cl की जगह। इसका रीजन है इनके पास d ऑर्बिटल होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड का डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, SiF6 इज नोन whereas SiCl6 is not known, give possible reason। तो बच्चों पॉसिबल रीजन है साइज। अब जो SiF6 है, SiF6 यहां पर है 2-, तो बच्चों जो Si का साइज है, यहां पर जो फ्लोरीन का साइज है वो लगभग सिलिकॉन के साइज के बराबर है, क्योंकि यहां पर जो सिलिकॉन है वो +4 की कंडीशन में रहता है, यानी सिलिकॉन के पास इस समय 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो दोनों का साइज बराबर होने की वजह से सिलिकॉन आराम से 6 फ्लोरीन को एकोमोडेट कर सकता है। लेकिन अगर मैं SiCl2- की बात करूं तो यहां पर जो Si का साइज है वो Cl के साइज से काफी छोटा होता है, क्योंकि Cl के पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि Cl-1 होता है। ठीक है, तो इस Cl को अकोमोडेट Si नहीं कर पाता है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रेशनलाइज द गिवन स्टेटमेंट एंड गिव केमिकल रिएक्शन। लेड क्लोराइड रिएक्ट विद Cl2 टू गिव PbCl4। तो जो लेड क्लोराइड की स्टेबिलिटी है यहां पर बच्चों PbCl2 ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू PbCl4, लेकिन जो PbCl2 है वो Cl2 के साथ रिएक्शन करके PbCl4 बनाता है। रीजन, जो Cl2 है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये लेड को ऑक्सीडाइज कर देगा +2 से +4 में, इसलिए लेड क्लोराइड बन जाएगा। ठीक, दूसरा, लेड क्लोराइड इज हाईली अनस्टेबल टुवर्ड्स हीट, तो यानी लेड क्लोराइड PbCl4 है ना, 4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जब PbCl4 को हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है PbCl2 में +Cl2, बिकॉज PbCl2 इज मोर स्टेबल, बिकॉज इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तीसरा, लेड इज नॉट टू फॉर्म आयोडाइड यानी PbI4, ऊपर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताई दिया है, ये वाला स्टेटमेंट है ना, वाई PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर जो है PbI के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 6s2 इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर सके और 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बना सके। तो नेक्स्ट हमारे पास है एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। ठीक है, अब जो कार्बन है वो बाकी एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। इसका रीजन है इसका स्मॉल साइज होना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना और हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होना, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। तो ये 4 रीजन इसको बाकी एलिमेंट से अलग करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला, जो कार्बन है उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, 4। रीजन, इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, और बाकी जो एलिमेंट है उनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है। क्लियर। दूसरा, कार्बन मोस्टली p मल्टीपल बॉन्डिंग बनाता है अपने साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ। इस तरह डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। रीजन क्या है, इसका साइज कम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। बाकी के एलिमेंट p और d टाइप की बॉन्डिंग बनाएंगे, p एंड d टाइप। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कार्बन के पास कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा है, और बच्चों कैटिनेशन का मतलब होता है कि कार्बन का किसी और एलिमेंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की जो प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो कैटिनेशन की वजह से कार्बन चेन और रिंग बनाता है, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा होगा, है ना। तो जो कैटिनेशन की टेंडेंसी है वो ऊपर से नीचे कम होती है, तो कार्बन के पास सबसे ज्यादा और सबसे कम टिन के पास। एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, जो लेड है वो कैटिनेशन पावर शो नहीं करता है। ठीक है,
तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी कैटिनेशन पावर भी कम होती जाएगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कार्बन है वो कई सारे एलोट्रॉप की फॉर्म में रहता है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन एंड पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर। अब क्वेश्चन देखिए, द एलिमेंट डज नॉट शो कैटिनेशन, तो कौन सा कैटिनेशन शो नहीं करता है? लेड कैटिनेशन शो नहीं करता है। अब बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप का मतलब होता है केमिकली सिमिलर बट डिफरेंट फिजिकली। तो बच्चों कार्बन की दो तरह की एलोट्रॉप फॉर्म होती है, एक क्रिस्टलिन और दूसरी एमॉर्फस। अगर मैं क्रिस्टलिन की बात करूं तो डायमंड और ग्रेफाइट एक वेल नोन क्रिस्टलिन एलोट्रॉप है कार्बन के, और अगर एमॉर्फस की बात की जाए तो कोक, चारकोल और कार्बन ब्लैक एमॉर्फस की फॉर्म में रहते हैं। कार्बन की एक और एलोट्रॉप होता है जो मॉलिक्यूलर लेवल में रहता है, उसका नाम है फुलरीन या बकमिंस्टर फुलरीन। ये मॉलिक्यूलर लेवल का कंपाउंड होता है। जितने भी एलोट्रॉप है उनमें ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली सबसे ज्यादा स्टेबल एलोट्रॉप है, क्योंकि बच्चों इसको बनाने में जो एनर्जी लगती है वो सबसे कम लगती है, यानी एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन विल बी 0। क्लियर। तो ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली सबसे स्टेबल एलोट्रॉप होता है बाकी सारे एलोट्रॉप। अब वन बाय वन हम सारे एलोट्रॉप पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डायमंड। ये बच्चों डायमंड का स्ट्रक्चर है जहां पर ये जो डॉट है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कई सारे कार्बन आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, इसका मतलब ये टेट्राहेड्रली अरेंज होता है। और इसमें जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है 154 पिकोमीटर होती है, जो नॉर्मल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है। अब देखो ये एक रिजिड 3 डायमेंशन नेटवर्क कार्बन एटम का बना होता है। हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होगा, और ये अर्थ पर सबसे हार्ड नेचुरल सब्सटेंस होता है। इट इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तीसरी चीज, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि एटम पास पास होते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए ये चमकता है। हार्ड होने की वजह से इसका यूज होता है एब्रेसिव में। हार्ड होने की वजह से इसका यूज और इंस्ट्रूमेंट को शार्प करने में किया जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एब्रेसिव। ठीक है। और बच्चों इसका यूज टंगस्टन फिलामेंट को बनाने में भी किया जाता है, और कई सारी डाइज जो है इससे बनी होती है ड्यू टू इट्स हार्ड नेचर। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट लेयर स्ट्रक्चर में पाया जाता है, कई सारे लेयर आपस में कनेक्टेड होती है थ्रू वंडर वाल फोर्स। देखो एक लेयर एक लेयर इसके नीचे होगी, तो 2 लेयर के बीच में काफी गैप होता है, और ये जो गैप है ये वंडर वाल फोर्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड होता है, यानी 2 लेयर वंडरवाल फोर्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड होती है। और 2 लेयर के बीच में जो गैप होता है उसकी डिस्टेंस है 340 पिकोमीटर। कितनी है बच्चों? 340 पिकोमीटर। अब जो हर लेयर है, हर लेयर में कार्बन हेक्सागोनल की फॉर्म में कनेक्टेड होता है। कार्बन जो है आपस में कनेक्ट होकर हेक्सागोनल रिंग बनाता है, यानी प्लेनर रिंग होती है वो। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन हेक्सागोनल बना रहा है। और यहां पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो होती है 141.5 पिकोमीटर, शॉर्ट होती है। अब एक कार्बन के पास 3 बॉन्ड होते हैं, इसका मतलब यहां पर कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp2, और 3 सिग्मा बॉन्ड हर कार्बन के पास होते हैं। अब यहां पर कार्बन एक बॉन्ड और बना सकता है, तो वो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो हर कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, यानी पूरी की पूरी लेयर पर इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइजेशन होता है। इलेक्ट्रॉन यहां से वहां निकलता जाता है, वो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि वहां पर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अगर फिजिकल नेचर की बात करें तो बच्चों ये काफी सॉफ्ट होता है एंड स्लिपरी होता है, क्योंकि लेयर के फॉर्म में है। इसीलिए ग्रेफाइट का यूज किया जाता है लुब्रिकेंट में, और जहां हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी हाई टेम्परेचर में लुब्रिकेंट का काम ग्रेफाइट की वजह से ही होता है।
तीसरा है फुलरीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बकमिनिस्ट्रल फुलरीन। ये एक फुटबॉल के जैसा आपको दिखता है। सबसे पहले बात करते हैं कि फुलरीन कैसे बनता है। तो बच्चों फुलरीन को बनाया जाता है ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस जैसे हीलियम या आर्गन। तो हीट करने का तरीका है इलेक्ट्रिकल आर्क। इलेक्ट्रिकल आर्क की मदद से ग्रेफाइट को हीट किया जाता है एट इनर्ट एटमॉस्फेयर। तो ग्रेफाइट जो है एक सूटी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। एक सूटी मटेरियल, सूटी मतलब जहां धुआं होता है, इस तरह से एक धुएंदार मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है और वेपोराइज्ड फॉर्म में रहता है। और उसी वेपोराइज्ड फॉर्म के अंदर जो है कार्बन के 60 एटम आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसको हमने C60 नाम दिया। इसके अलावा कार्बन 70 और अदर टाइप की फुलरीन भी पाई जाती है। तो बच्चों एक्चुअल में जो फुलरीन है वो कार्बन के 60 एटम आपस में कनेक्ट होते हैं, इसीलिए इसको हमने नाम दिया C60। अच्छा, अब इसकी खास बातें क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। तो कार्बन 60 मॉलिक्यूल का जो शेप है वो फुटबॉल की तरह होता है, यानी सॉकर बॉल की तरह होता है, इसलिए हम इसको नाम दिया बकमिनिस्ट्रल फुलरीन। ये एक तरह का पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन मतलब कई सारी हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग आपस में कनेक्टेड होती है। अब पूरे कार्बन 60 में कितनी रिंग होती है? टोटल इसमें 32 रिंग होती है। कितनी होती है बच्चों? 32 रिंग्स होती है, जिनमें 20 रिंग 6 मेंबर्ड होती है और 12 रिंग 5 मेंबर्ड होती है। क्लियर? आप फुटबॉल को देख सकते हो, उसमें आपको दो तरह की रिंग दिखेंगे, 6 मेंबर्ड एंड 5 मेंबर्ड, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो दूसरी 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड रिंग से फ्यूज्ड होती है, जबकि 5 मेंबर्ड रिंग है वो केवल 6 मेंबर्ड रिंग से ही फ्यूज होती है, 5 मेंबर्ड रिंग से फ्यूज नहीं होती है। सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, क्योंकि एक कार्बन 3 ही बॉन्ड बना पाता है। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन बच गया, बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन बच गया, वो पूरी रिंग पर डिलोकलाइज्ड होगा और इस मॉलिक्यूल को एरोमेटिक कैरेक्टर देने में हेल्प करेगा। तो बच्चों कार्बन के पास केवल 3 ही सिग्मा बॉन्ड होंगे और हर कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो है दो तरह की बॉन्ड लेंथ होती है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है ये इतनी 138.3 पिकोमीटर और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 143.5 पिकोमीटर। तो ये बच्चों ये एरोमेटिक होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, रिंग पूछी जाती है, हाउ मैनी 6 मेंबर्ड एंड 5 मेंबर्ड रिंग आर प्रेजेंट इन फुलरीन। तो 6 मेंबर्ड कितनी होती है? 20 और 5 मेंबर कितनी होती है? 12। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। 20 और 12 टोटल 32 होती है। अदर फॉर्म ऑफ एलिमेंटल कार्बन, दूसरी फॉर्म जैसे कार्बन ब्लैक, कोक, चारकोल, ये इम्प्योर फॉर्म होती है ग्रेफाइट की या फुलरीन की, यानी इनमें कार्बन प्रेजेंट होता है लेकिन ये इम्प्योर होते हैं, कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी यहाँ प्रेजेंट होता है। अब इनके यूज क्या है? तो बच्चों जो कार्बन ब्लैक है वो कैसे बनता है? इट इज ऑब्टेन बाय बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे तो कार्बन ब्लैक बनता है। और चारकोल कैसे बनाया जाता है? चारकोल और कोक को हम जो है जब लकड़ी को या कोयले को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तब जाके हमें कोक और चारकोल मिलता है। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेफाइट का। तो जो ग्रेफाइट फाइबर्स हैं वो काफी टफ और लाइट होते हैं, तो इनका यूज किया जाता है टू मेक हाई स्ट्रेंथ मटेरियल, लाइट वेट कंपोजिट बनाने में। दूसरा हाई स्ट्रेंथ और लाइट वेट कंपोजिट है, इनका यूज होता है टेनिस रैकेट बनाने में, फिशिंग रॉड बनाने में, एयरक्राफ्ट बनाने में और कैनोज बनाने में। जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसीलिए इससे बनाए जाते हैं इलेक्ट्रोड, जिनका यूज होता है बैटरीज में। नेक्स्ट है यूज एज ए क्रूसिबल। तो क्रूसिबल एक तरह की छोटी सी चाइना डिश होती है जिसका यूज लेबोरेटरी में कई सारे एलिमेंट की रिएक्शन करने में, एलिमेंट को मिलाने में किया जाता है। और ये जो क्रूसिबल है वो ग्रेफाइट की बनी होती है बिकॉज इट इज इनर्ट टू एसिड्स एंड एल्कलीज। अब बात करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। तो आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि चारकोल एक बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट है, तो ये कई सारे पॉइजन गैस को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में
इसका यूज किया जाता है। कार्बन ब्लैक की बात करें तो कार्बन ब्लैक ब्लैक पिगमेंट बनाने के काम आती है, जैसे ब्लैक इंक, और इसका यूज होता है एज ए फिलर इन ऑटोमोबाइल टायर में। कोक की बात करें तो कोक एक अच्छा फ्यूल है, तो इसका यूज जो है एज ए फ्यूल किया जाता है, और कोक का फॉर्मूला होता है C, तो इसका यूज मेटलर्जी में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। डायमंड हार्ड होने की वजह से इसका यूज जेम्स एंड ज्वेलरी बनाने में किया जाता है, और एज ए एब्रेसिव और टंगस्टन फिलामेंट बनाने में भी किया जाता है। कई सारे यूज हम कार्बन के देखते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड कार्बन के और सिलिकॉन की। तो पहले बात करते हैं कार्बन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड। दो ही कंपाउड है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मूला है C&O। प्रिपेयर करेंगे इन 4 मेथड से। कार्बन को डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कम होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। उसी तरह अगर हम फॉर्मिक एसिड को H2SO4 के साथ ट्रीट करें तो भी हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। कार्बन को वाटर के साथ यानी वाटर वेपर के साथ ट्रीट करें तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, साथ में H2 गैस भी होती है। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड वाटर गैस। इसी तरह कार्बन को अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करें तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाती है, साथ में गिफ्ट में नाइट्रोजन गैस मिलती है, इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। तो ये दो आपको याद रखनी है, वाटर गैस CO प्लस H2, प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2। ये दोनों ही इंडस्ट्रियल में फ्यूल की तरह यूज किए जाते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल्स। अब क्वेश्चन है, देखो प्रोड्यूसर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, तो आंसर हो गया A। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस, ऑर्डरलेस और वाटर इनसॉल्युबल गैस है, ठीक है बच्चों। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट भी है, तो कई सारे मेटल ऑक्साइड्स को ये आसानी से रिड्यूस कर देता है मेटल में, तो आपने मेटलर्जी में इसका यूज पढ़ा होगा। तो देखो बच्चों, देखो आयरन ऑक्साइड को कन्वर्ट करता है आयरन में, जिंक ऑक्साइड को कन्वर्ट करता है जिंक में, तो ऑक्सीजन को निकालने का काम करता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर की बात करें हम तो ये इसका स्ट्रक्चर है C ट्रिपल बॉन्ड O के पास एक लोन पेयर, सॉरी O के पास 2 लोन पेयर और कार्बन के पास 1 लोन पेयर, ठीक है। तो 3 बॉन्ड है, इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड है, और कार्बन के पास 1 लोन पेयर होता है। तो कार्बन जो है लोन पेयर डोनर की तरह काम करता है। तो कई सारे मेटल कार्बोनिल की फॉर्मेशन हो सकती है जब मेटल CO के साथ रिएक्शन करके इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो कई बार आपने पढ़ा होगा कि FeCO5 मेटल कार्बोनिल, तो यहाँ पर Fe के d ऑर्बिटल यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। अब ये दूसरी प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो एक पॉइजनस गैस की तरह काम करता है, यानी काफी पॉइजनस होता है, और जब ये बॉडी में जाता है तो हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो काफी स्टेबल होता है और इजीली डिग्रेड नहीं होता है। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड में, तो जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट होता है? 0.03%। इन मेथड से हम प्रिपेयर करेंगे। कार्बन को हीट करो, इनफ सप्लाई ऑफ O2 तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो भी हमें CO2 मिलता है। और 2 मेथड है, एक इंडस्ट्रियल मेथड, एक लैब मेथड। लेबोरेटरी मेथड में कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl टू गिव CaCl2 and CO2, और लार्ज स्केल में कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है। तो ये याद रखना बच्चों है ना, लेबोरेटरी मेथड में कैल्शियम कार्बोनेट HCl, और इंडस्ट्रियल मेथड में ओनली कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये भी एक तरह की कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, लेकिन वाटर में सॉल्युबिलिटी काफी कम होती है। इट इज नॉट पॉइजन, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होती है। अब थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वाटर के साथ मिक्स होके कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड नाम का एसिड बनाती है, और ये एक वीक डाइबेसिक एसिड है। डाइबेसिक मतलब 2 प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। देखो बच्चों, कार्बोनिक एसिड यहाँ पर जो है 1 प्रोटॉन इसने डोनेट किया, बाइकार्बोनेट आयन बनाया,
वे बाइकार्बोनेट ने एक प्रोटॉन डोनेट किया तो कार्बोनेट आयन बनाया, है ना। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है वो हमारी बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में CO2 और H2O दोनों है। तो ये जो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट यानी कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन दोनों मिलके एक बफर सिस्टम को बनाते हैं, जो कि हमारे ब्लड के pH को मेंटेन रखता है। वो कितना होता है? 7.26 से लेकर 7.42 तक। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही बफर सिस्टम मेंटेन रहता है, ये समझने वाली बात है। अब देखो बच्चों, जो CO2 है ना वो एसिडिक नेचर की होती है, तो ये एल्कली के साथ मिलकर मेटल कार्बोनेट बनाती है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपने एस ब्लॉक में पढ़ा होगा सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, ठीक है। अब एक रिएक्शन आती है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का मेन कंस्टिट्यूएंट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट में होती है, जिसमें कि ग्रीन प्लांट CO2 और H2O की मदद से विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक ग्लूकोज। तो इसमें CO2 का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, इसीलिए ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर कहा जाता है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ CO2। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से ये एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को ट्रैप करती है और एटमॉस्फेयर को गर्म करने का काम करती है। लेकिन अगर एक लिमिट से इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसी बढ़े हुए टेम्परेचर को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, आजकल एक टर्म काफी चल रहा है। एक और चीज आती है ड्राई आइस। सॉलिड CO2 CO2 और S, तो सॉलिड CO2 को हम बोलते हैं ड्राई आइस। कैसे बनाया जाता है? लिक्विड CO2 को एक्सपेंड किया जाता है रैपिडली और उसको जो है ड्राई आइस में कन्वर्ट किया जाता है। और जो ड्राई आइस है तो इसका यूज होता है रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। लास्ट है यूज ऑफ CO2। तो बच्चों CO2 का काम होता है सॉफ्ट ड्रिंक को बनाना, यानी कार्बोनेटेड ड्रिंक। तो थम्स अप, कोका कोला है, जो सोडा है उसमें CO2 मिली होती है, वो जो बबल के फॉर्म में आती है वही CO2 है। CO2 गैस आग जलाने में सहायक नहीं है, बल्कि आग बुझाने में सहायक है। इसीलिए बच्चों इसका यूज जो है एज ए फायर एक्सटिंग्विशर भी किया जाता है, ठीक। और CO2 की मदद से यूरिया की फॉर्मेशन भी होती है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ CO2। तो CO2 का स्ट्रक्चर ये होता है C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ जो है O पर दो लोन पेयर है। तो बच्चों यहाँ पर रिजोनेंस स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, ये लोन पेयर यहाँ आ जाते हैं, ये बॉन्ड पेयर यहाँ चले जाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, इसी तरह जो है रिवर्स अगर लोन पेयर जाएंगे तो इस तरह ये बन जाएगा। तो CO2 अपने आप में रिजोनेंस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडेशन होता है sp, बॉन्ड एंगल होगा 180, मॉलिक्यूल होगा लीनियर, और सारे CO बॉन्ड की लेंथ इक्वल होती है, ना तो वो ट्रिपल बॉन्ड है, ना तो सिंगल बॉन्ड है, ना तो डबल बॉन्ड है, इट इज इक्वल। और वो कितनी होती है बच्चों? 115 पिकोमीटर। क्लियर? अब एक क्वेश्चन देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू CO, इट कंबाइंड विद H2O टू गिव कार्बोनिक एसिड। ये नहीं बनाता है, वो CO2 बनाता है। B, इट रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन इन RBC, ये सही है, आंसर हो गया ये। C, इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग नहीं रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और D, इट इज यूज टू प्रिपेयर एरिएटेड ड्रिंक, नहीं, ये सारे CO2 के यूज है, तो B विल बी करेक्ट आंसर। तो ये दो कंपाउंड हमने कार्बन के पढ़ लिए। अब बात करते हैं कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के दो ही कंपाउंड है, सिलिका एंड सिलिकेट्स। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम सिलिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सिलिका। और ये जो सिलिका है ना, कई सारे क्रिस्टल की फॉर्म में अवेलेबल रहती है। एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज, इस पर क्वेश्चन आता है, क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट एंड ट्राइडामाइट। तो तीन क्रिस्टल की फॉर्म, ये इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट एंड ट्राइडामाइट। अब ये जो तीनों फॉर्म है एक दूसरे में चेंज हो सकती है बाय सुटेबल टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से ये तीनों फॉर्म एक दूसरे में चेंज हो सकती है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो कोवलेंट नेचर का होता है, ठीक है। और ये जो है 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड बनाता है। ये देखो बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब यहां पर जो स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, जो सिलिकॉन है
वो ऑक्सीजन के साथ इस तरह से कनेक्टेड होगा। तो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, इस तरह होगा और सारे क्या होंगे, कोवेलेंट होंगे। तो बच्चों कई बार पूछा जाता है कि ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है उसमें सिलिका का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो बच्चों ये होता है sp3, क्योंकि यहाँ पर जो सिलिकॉन है वो 4 बॉन्ड से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर जो चौथा पॉइंट है यही दे रखा कि ईच सिलिकॉन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड इन टेट्राहेड्रल मैनर विद 4 ऑक्सीजन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, और ये एक काफी बड़ा मॉलिक्यूल होता है, इट इज जायंट मॉलिक्यूल। और जायंट मॉलिक्यूल में कितनी मेंबर्ड रिंग होती है, 8 मेंबर्ड रिंग होती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर्ड रिंग, जहां पर अल्टरनेट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन का अरेंजमेंट होता है। अब इसकी थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं। तो जो सिलिका होती है वो ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव होती है, यानी मोस्ट ऑफ कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन नहीं करती है। इसका रीजन क्या है, सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड एंथैल्पी इज वेरी हाई, काफी ज्यादा हाई होती है बॉन्ड एंथैल्पी, इसलिए कोई भी एलिमेंट इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है। लेकिन कुछ केमिकल इसके साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे NaOH एंड HF। NaOH और HF में ही सिलिका डिसॉल्व होती है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम सिलिकेट बनेगा, और HF के साथ रिएक्शन करेगा तो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बनता है। क्लियर? तो न तो एसिड के साथ, न तो हाइड्रोजन के साथ, न तो किसी और हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है, केवल किसके साथ रिएक्शन करेगा, HF और NaOH। अब यूज की बात करते हैं, है ना। तो जो सिलिका के क्रिस्टलाइन फॉर्म थी, कौन थी, क्वार्ट्ज। तो बच्चों क्वार्ट्ज का यूज किया जाता है एज ए पाइजो इलेक्ट्रिक मटीरियल, और ये जो पाइजो इलेक्ट्रिक मटीरियल है इसका यूज होता है टू डेवलप्ड एक्यूरेट क्लॉक, मॉडर्न रेडियो बनाने में यूज किया जाता है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में यूज किया जाता है, एंड मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो क्वार्ट्ज है उसका यूज सेंसर बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है, सेंसर। फिर एक और फॉर्म होती है सिलिका जेल। तो सिलिका जेल का यूज किया जाता है क्रोमेटोग्राफिक मेथड में। आपने जो है ये जीओसी में पढ़ा होगा क्रोमेटोग्राफी, तो उसमें एज ए सपोर्टिंग मटेरियल सिलिका जेल यूज होता है। और बच्चों सिलिका जेल इसकी एमॉर्फस फॉर्म है, क्लियर। और दूसरा है केसल गुड़। केसल गुड़ का यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन प्लांट में, तो ये पानी को साफ करने का काम करता है। तो सिलिका जेल और केसल गुड़ ये इसकी एमॉर्फस फॉर्म है, जिनका यूज मैंने आपको बता दिया। और क्वार्ट्ज इसकी क्रिस्टलिन फॉर्म है। दूसरा कंपाउंड है सिलिकॉन्स। जो सिलिकॉन्स है उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है R2SiO। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसीटोन पढ़ा होगा या कीटोन पढ़ा होगा, तो कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है R2CO, ऐसे होता है। तो C की जगह S आ गया, सॉरी C की जगह SI आ गया, इसको हम बोलते हैं सिलिकॉन्स। क्या बोलते हैं, सिलिकॉन्स। तो बच्चों सिलिकॉन एक तरह का ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर है। ये एक तरह का पॉलीमर है, पॉलीमर मतलब कई सारे छोटे छोटे मोनोमर आपस में कनेक्ट होंगे, तो ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर है। ऑर्गेनो मतलब हाइड्रोकार्बन है R, और सिलिकॉन है। बनते कैसे, तो सबसे पहले मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन होगी सिलिकॉन से इन द प्रेजेंस ऑफ Cu पाउडर और इतना टेम्परेचर। तो यहाँ पर सारे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, R2SiCl2, R2SiCl2 बन गया, है ना। अब यहाँ पर हमें Cl को हटाना है और OH को लगाना है, तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 Cl की जगह में 2 OH आ गए, क्लियर। अब जब OH आते हैं तो ये आपस में कनेक्ट होके पॉलीमर बनाते हैं। तो देखो बच्चों, एक OH इधर और एक OH इधर, ठीक है। और तो जब ये आपस में कनेक्ट होगा तो इस तरह से ये पॉलीमर बनाएगा, है ना। ये एक दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर भी होगा इस तरह से, ठीक है। ये SI, ये R, ठीक है, और ये OH। तो ये पूरी की पूरी एक लंबी चेन बन जाएगी इस तरह से। तो इसी को हमने नाम दिया सिलिकॉन। तो देखो R2SiO रिपीटिंग यूनिट होती है, ठीक। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर जब सिलिकॉन बनता है बच्चों, तो सिलिकॉन के साथ और भी टाइप के कंपाउंड बनते हैं, जैसे MeSiCl3, Me2SiCl2 और Me3SiCl, और कुछ अमाउंट में Me4Si का भी फॉर्मेशन होता है। लेकिन बच्चों पॉलीमर कौन बनाएगा,
पॉलीमर बनाएगा Me2SiOH2, ये पॉलीमर बनाएगा, ठीक है, या Cl2, OH की जगह Cl2 लगा लो, हाइड्रोलाइसिस करके पॉलीमर बना दो। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, पॉलीमर की जो चेन है उसको हमें टर्मिनेट करना पड़ता है, तो ऐसा कंपाउंड चाहिए जो कि चेन लेंथ को कंट्रोल कर सके। तो बच्चों यहां पर हम ये कंपाउंड यूज करते हैं, ठीक है, ट्राईमिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड। तो जो ट्राईमिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड है वो चेन के किनारे लग के फर्दर पॉलीमराइजेशन को स्टॉप करता है, पॉलीमराइजेशन चेन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो देखो यहां पर ये पीछे लगा होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब सिलिकॉन के यूज पर कई बार क्वेश्चन आए हैं, यूजेस ऑफ सिलिकॉन। तो बच्चों सिलिकॉन एक तरह का पॉलीमर है, ठीक है, और इस पर दो नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। तो एल्काइल ग्रुप वाटर रिपेलिंग होते हैं, तो वाटर प्रूफिंग में इसका काफी ज्यादा यूज होता है। तो ड्यू टू टू नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप इट इज वाटर रिपेलिंग इन नेचर, ठीक है। दूसरा यूज है, इट हैज हाई थर्मल स्टेबिलिटी, हाई डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड इट इज रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड अदर केमिकल्स, क्योंकि पॉलीमर है, ठीक है, तो इसीलिए इसके यूजेस ज्यादा है। तो कहाँ कहाँ यूज होता है, एक तो सीलेंट में यूज होता है, और ग्रीसेस में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर बनाने में यूज होता है, और वाटर प्रूफिंग फैब्रिक में भी इसका यूज होता है। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो चौथा वाला है, जो सिलिकॉन है वो बायोकम्पैटिबल है, यानी बायोलॉजिकल सिस्टम में जाके कोई भी एडवर्स इफेक्ट शो नहीं करता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक इम्प्लांट्स को बनाने में। अब क्वेश्चन देखिए, Which of the following is used in the surgical and cosmetic implants या plants? तो वहां पर है सिलिकॉन्स, क्योंकि ये बायोकम्पैटिबल होता है। तो अब बात करते हैं सिलिकेट्स। सिलिकॉन का तीसरा कंपाउंड और लास्ट कंपाउंड है सिलिकेट्स। तो नेचर में कई सारे सिलिकेट्स पाए जाते हैं, उनमें से एग्जाम्पल है फेल्डस्पार एंड जियोलाइट। जियोलाइट के बारे में आपने सुना होगा, जो वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता है और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। तो एक फेल्डस्पार है, एक जियोलाइट है, एक माइका है और एक एस्बेस्टस है। ये क्या है, टाइप्स ऑफ सिलिकेट। अब जो सिलिकेट है उसके अंदर बेसिक यूनिट कौन सी होती है, तो बच्चों उसके अंदर बेसिक यूनिट होती है SiO4 यानी सारे के सारे सिलिकेट इसी यूनिट के बने होते हैं, किसी में 2 होगी, किसी में 4 होंगे, किसी में 10 होंगे, क्लियर। तो सिलिकॉन जो है 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है और वो टेट्राहेड्रल मैनर में कनेक्टेड होते हैं, यानी सिलिकॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा, ठीक। अब कितनी सिलिकेट यूनिट आपस में कनेक्ट हो सकती है वो डिपेंड करता है कि कौन सा सिलिकेट है। तो 2 सिलिकेट यूनिट आपस में कनेक्ट हो सकती है, 3 कनेक्ट हो सकती है, 4 कनेक्ट हो सकती है, 5 कनेक्ट हो सकती है। तो इसी तरह जो है अलग अलग टाइप के सिलिकेट हमें मिलते हैं, जैसे चेन सिलिकेट मिलता है, रिंग सिलिकेट मिलता है, शीट सिलिकेट मिलता है, और 3 डायमेंशनल सिलिकेट स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। अब देखो बच्चों, सिलिकेट यूनिट में जो है एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कुछ मेटल के आयन इसके साथ कनेक्ट होते हैं ताकि मॉलिक्यूल को न्यूट्रलिटी मिल सके, ओवरऑल मॉलिक्यूल कैन बी न्यूट्रलाइज्ड। देखो ये सिलिकेट का स्ट्रक्चर है। तो सिलिकॉन जो है 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है टेट्राहेड्रल मैनर, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है sp3, और इसको हम बच्चों इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहां पर ये पूछ रहा है कि जब हमें 3 डायमेंशनल सिलिकेट बनाना होता है या 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाना होता है तो क्या होता है, तो यहां पर क्या होता है, एक दूसरी यूनिट कनेक्ट होते हैं, यहाँ दूसरी यूनिट कनेक्ट होते हैं, यहाँ दूसरी कनेक्ट होते हैं, या दूसरी, यानी चारों साइड से 4 SiO4 यूनिट आपस में कनेक्ट होके 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाती है, ठीक है। और जो सिलिकेट है बच्चों वो ग्लास और सीमेंट बनाता है। ग्लास और सीमेंट आर मेड अप ऑफ सिलिकेट, यानी दे आर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सिलिकेट। अब एक इंपॉर्टेंट सिलिकेट हमारे पास है जियोलाइट। जियोलाइट के बारे में आपने एस ब्लॉक में भी पढ़ा होगा, और इसका यूज सरफेस केमिस्ट्री में भी किया जाता है। तो बच्चों जियोलाइट एक तरह का सिलिकेट है, और ये एक तरह का 3 डायमेंशन नेटवर्क सिलिकेट में एग्जिस्ट करता है, जिसमें कुछ सिलिकॉन आयन एल्यूमिनियम आयन के थ्रू रिप्लेस हो जाते हैं।
तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, तीन तरह के एटम इसमें रहेंगे, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एल्यूमिनोसिलिकेट। ठीक, और वो जो नेगेटिव चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास कुछ कैटायन उसके साथ रहेंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। तो जियोलाइट और फेल्डस्पार इसके एग्जाम्पल है। एक जो जियोलाइट है उसका मेन काम क्या होता है? जियोलाइट का काम होता है एज ए कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमेराइजेशन। हाइड्रोकार्बन का क्रैक करता है और उसका आइसोमेराइजेशन करता है। और एक खास तरह का जियोलाइट है जिसका नाम है ZSM5। इसका काम होता है अल्कोहल से गैसोलीन बनाना। इट कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन। ठीक, और जो जियोलाइट है वो एक तरह का केज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका यूज होता है वाटर सॉफ्टनिंग सिस्टम में। तो ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में भी बनाता है थ्रू आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन है और इन 3 क्वेश्चन को लगाते हैं, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जियोलाइट इज फॉल्स? पहला, दे आर यूज एज ए कैटायन एक्सचेंजर, ये भी ठीक है। दे हैव ओपन स्ट्रक्चर विच इनेबल देम टू टेक अप स्मॉल मॉलिक्यूल। स्मॉल मॉलिक्यूल अंदर होते हैं लेकिन बच्चों ये ओपन स्ट्रक्चर नहीं होता, ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन। यहां पर कुछ स्टेटमेंट है, इनके आपको रीजन देने हैं। तो पहला स्टेटमेंट यह है कि कॉन्संट्रेटेड HNO3 कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन द एल्यूमिनियम कंटेनर। तो जब एल्यूमिनियम कंटेनर HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक फिल्म बन जाती है एल्यूमिनियम कंटेनर के ऊपर। तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए HNO3 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम एल्यूमिनियम कंटेनर का यूज करते हैं। दूसरा, ए मिक्सचर ऑफ डाइल्यूट NaOH एंड एल्यूमिनियम पीस इज यूज्ड टू ओपन क्लॉग्ड ड्रेन। ड्रेन मतलब छेद को ओपन करने के काम में इसका यूज किया जाता है। क्यों? तो जब NaOH और एल्यूमिनियम को हम आपस में मिलाते हैं तो हमें मिलता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, यानी AlOH4 और यहाँ पे है Na, है ना। लेकिन बच्चों साथ में एक गैस निकलती है H2। तो जो H2 गैस है वो काफी प्रेशर के साथ निकलती है, जिसकी वजह से जो क्लॉग्ड ड्रेन है वो ओपन हो जाता है। तीसरा, ग्रेफाइट इज यूज एज ए लुब्रिकेंट। तो ग्रेफाइट स्लिपरी होता है और सॉफ्ट होता है। स्लिपरी और सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि ग्रेफाइट लेयर फॉर्म में होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है लुब्रिकेंट। डायमंड इज यूज एज ए एब्रेसिव। डायमंड इट इज ए हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, इसलिए इसका यूज किया जाता है एब्रेसिव के फॉर्म में। एल्यूमिनियम एलॉय इज यूज टू मेक ए एयरक्राफ्ट बॉडी। तो जो एल्यूमिनियम एलॉय है, एक तो वो टफ होते हैं, दूसरे वो लाइट वेट होते हैं और तीसरे वो कॉरोजन फ्री होते हैं, यानी उनमें कोई रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होती है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम यूटेंसिल शुड नॉट बी केप्ट इन वाटर ओवरनाइट। तो जब एल्यूमिनियम की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो अगेन हमें Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक है बच्चों, अब जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है कुछ देर बाद एल्यूमिनियम आयन रिलीज करता है, और ये जो एल्यूमिनियम आयन है ये जब पीने के पानी के साथ हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसीलिए वाटर को एल्यूमिनियम कंटेनर में पूरी रात नहीं रखना चाहिए। लास्ट है, एल्यूमिनियम वायर इज यूज टू मेक ट्रांसमिशन केबल। तो ट्रांसमिशन केबल के लिए एक तो टेंसिल स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, वो एल्यूमिनियम के पास है, और दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो कॉपर के मुकाबले इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डबल होती है, इसीलिए इसका यूज ट्रांसमिशन केबल बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब लास्ट देखिए, इन टर्म्स को रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करना है। सिलिकॉन इज हीटेड विद मिथाइल क्लोराइड एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो यहां पर बनेगा सिलिकॉन। तो ये रहा मिथाइल क्लोराइड और ये रहा सिलिकॉन, इसके 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे, तो हमने कॉपर और टेम्परेचर लगा दिया। तो यहां पर बनेगा CH3 का होल ट्वाइस SiCl2। ठीक है, और इसके बाद हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहां पर CH3 2 SiOH का होल ट्वाइस
और उसके बाद इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा बच्चों, ये देखो इस तरह से Si इधर इधर CH3 होगा, ऊपर मैंने रिएक्शन लिखी है, और इधर O और इधर O और इधर ये ना, तो ये रिपीटिंग यूनिट हो जाएगी। दूसरा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2 प्लस HF, तो यहां बनेगा SiF4 प्लस 2H2O, सिलिकॉन फ्लोराइड बन जाएगा। इसके 4 मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड इज हीटेड विद ZNO, तो ZNO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड Zn को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, तो CO2 बनेगा और जिंक मेटल की फॉर्म में आ जाएगा। लास्ट है, हाइड्रेटेड एल्यूमिना इज ट्रीटेड विद एक्वस एनएच, ये रिएक्शन मैंने कई बार लिखी है। हाइड्रेटेड एल्यूमिना यानी Al2O3 एंड ट्वाइस H2O और प्लस NaOH, तो बच्चों यहाँ पर बनेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया चैप्टर खत्म। अब जो इसका PDF है वो मैंने वेबसाइट पे रखा है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे लिंक होगा, आसानी से PDF को अपलोड कर सकते हो और उसको रिवीजन करने के लिए पढ़ सकते हो। तो बच्चों अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट के लिए हमने एक ऐप बना रखा है, केमिस्ट्री पेज ऐप। मात्र 300 रुपए में आप इतनी सारी चीजें ले सकते हो। तो अभी हम एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, उस टेस्ट सीरीज में काफी अच्छे क्वेश्चन हमने रखे हैं, तो वो टेस्ट सीरीज और प्लस आप ये नोट्स, DPPs, वो सारी चीजें आप ले सकते हो 300 रुपए में। तो सब चीजों का लिंक नीचे दिया है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।